हेलो दोस्तों, मैं अक्षय आप सबका स्वागत करता हूं आप सबके अपने YouTube चैनल लर्निंग गुरु पर। तो जैसे कि आपने वीडियो की थंबनेल देख चुके हैं, तो आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में है, एनपीए के बारे में। आपने एनपीए नाम पहली बार नहीं सुना होगा, उम्मीद करता हूं। अगर आपने पहली बार सुने हो तो कोई बुरी बात नहीं है, हम आपको पूरी डिटेल्स देंगे यहाँ पे। और एनपीए कहाँ रिलेट होता है या कहाँ ज्यादा यूज होता है, तो वो वर्ड होता है बैंक। सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो एनपीए वर्ड यूज होता है, जिसे हम यूज करते हो बैंक में करते हैं। आपने न्यूज़पेपर की हेडलाइन बहुत बार सुने होंगे कि इस बैंक का एनपीए बढ़ गया, इस बैंक का एनपीए कम हो गया। तो ये एनपीए होता क्या है वो हम बात करने वाले हैं। तो एनपीए का अगर हम लॉन्ग फॉर्म देखते हैं तो उसका मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। एनपीए का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग असेट। एन मतलब नॉन और पी मतलब परफॉर्मिंग और ए मतलब असेट्स। इसे हम क्या कहते हैं? नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। सो इसे हिंदी में क्या कहा जाता है? तो इसे हिंदी में कहा जाता है गैर निष्पादित संपत्तियां। तो आज इस वीडियो में मैं आपको डिटेली समझाऊंगा और आराम से समझेंगे हम। टाइम ज्यादा लग जाए पर समझ में पूरा पूरा आना चाहिए, ऐसा मेरा बोलना है। और मैं इस बात के ऊपर रिलाय करता हूं कि अगर जितना आप आराम से समझोगे ये चीजें आपको उतनी देर तक ही याद रहेंगी और बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। हम इस वीडियो में क्या क्या बातें करने वाले हैं वो मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहले आज हम इस वीडियो में एनपीए के मीनिंग के बारे में समझेंगे कि एनपीए क्या होता है। उसके बाद हम एनपीए का इंपैक्ट क्या होता है वो समझ लेंगे कि एनपीए का इंपैक्ट क्या होता है बैंक के ऊपर। उसके बाद हम इसके कॉजेस के बारे में समझ लेंगे कि ये होता क्या है, मतलब हम एनपीए का अर्थ समझ लेंगे, हम इसका बैंकों पर होने वाला प्रभाव समझेंगे और इसके कारण समझेंगे। और एनपीए को रोकने के लिए जो मैनेजमेंट किया जाता है, प्रबंध किया जाता है, जो उपाय किए जाते हैं कि एनपीए को कम कैसे करना है, हम वो भी चीज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। मतलब हम एनपीए को कैसे कम किया जाता है, उपाय भी हम देखेंगे, जिसे हम प्रबंध के नाम से देखेंगे। मतलब हम इस वीडियो में चार बातों को क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। तो मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं आपको डिटेली समझाऊंगा एक छोटी सी छोटी बातें, ताकि आपको समझ में बहुत अच्छे से आए। तो सबसे पहले हम चालू करते हैं इसके मीनिंग से। और आपके स्क्रीन पर इसका मीनिंग शो हो रहा है तो मैं आपको समझा दूं। एनपीए का मतलब हमने पहले ही बात कर चुके हैं, एनपीए मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। तो ये कैसे होता है? तो देखिए कि जब बैंक किसी को लोन देती है, जो बैंक होती है, कोई भी आप बैंक ले लीजिए, और किसी पर्सन को लोन देती है, जैसे ये हमारे राम को इसने लोन दिया है, ऐसा समझिए आप। और ये जो राम है, इस बैंक को जब कोई लोन देंगे बैंक, तो आपको पता है जब भी लोन दिया जाएगा, लोन के ऊपर क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट मतलब ब्याज देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? ब्याज देना पड़ेगा। अगर ये राम 90 दिनों के अंदर, कितने दिनों के अंदर? 90 दिनों के अंदर या तो ब्याज देना बंद कर दे या तो लोन की अमाउंट का रिपेमेंट ना करे, तो उस चीज को क्या कहा जाएगा? एनपीए कहा जाएगा। मतलब वही बात लिखी है, इट इज टू a classification of loans and advances that have stopped generating interest income। मतलब बैंक को उस लोन के ऊपर क्या मिलना बंद हो जाता है? इंटरेस्ट मिलना बंद हो जाता है। दूसरी चीज क्या होती है? या तो हैव डिफिकल्ट टू रिकवर द ड्यू टू बोरोवर। बोरोवर का मतलब होता है जिस इंसान ने लोन लिया है, वो क्या कर देता है, हमारा रिकवर होना, मतलब जो पैसा होता है बैंक का, जैसे मान के चलो 1 लाख रुपए का लोन इसने लिया होगा, तो ये देना भी क्या कर देगा? बंद कर देगा, या इंटरेस्ट देना बंद कर देगा। तो इस केस में कहा जाएगा कि इस राम ने जो 1 लाख रुपए का लोन नहीं चुकाया है, तो ये बैंक का क्या हो गया? एनपीए हो गया, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स हो गई, क्योंकि इसने टाइमली क्या नहीं किया है? पेमेंट नहीं किया है। वही लिखा है डिफॉल्ट इन नॉन पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल का मतलब होता है जितने का हमने लोन लिए हैं, और इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज। अगर आपने स्पेसिफिक पीरियड में नहीं चुकाए हो तो क्या कहलाएगा? आपका एनपीए कहलाएगा। अगर सिंपल टर्म्स में हम बात करें तो एनपीए एक ऐसा होता है, एक क्रेडिट फैसिलिटी होती है जो हम किसको देते हैं? लोन लेने वाले को देते हैं, और वो क्या हो जाता है? फेल कर देता है। किस बात के फेल कर देता है? पेमेंट फॉर सर्टेन पीरियड। मतलब सर्टेन पीरियड में वो क्या करता है? पेमेंट नहीं कर पाता, तो उसे हम क्या कहते हैं? एनपीए कहते हैं। और ये जो पीरियड होता है नॉर्मली पेमेंट करने के लिए जो बैंक देती है, वो 90 डेज का होता है। या तो इंटरेस्ट पेड करे रेगुलर बेसिस पर, या तो फिर लोन का अमाउंट का क्या करे? रिपेमेंट करे। अगर कोई आमतौर पर 90 दिन के अंदर या उससे अधिक समय में भुगतान करने में क्या हो जाता है? असमर्थ हो जाता है, तो उस चीज को, जो पैसा डूब जाता है, उसे क्या कहा जाता है? नॉन परफॉर्मिंग असेट्स कहा जाता है।
मतलब अगर मुझे सिंपल बोलना हुआ तो मैं आपको ऐसे समझाऊंगा कि बैंक ने किसी को लोन दिया और उस जिसको लोन दिया उस बंदे ने क्या किया, 90 दिन तक बैंक को ना ही ब्याज दिया या ना ही लोन दिया। तो अगर ऐसा केस हुआ तो जो 1 लाख रुपए होगा बैंक के लिए क्या बन जाएगा, एनपीए बन जाएगा। मतलब नॉन परफॉर्मिंग असेट्स या जिसे आप गैर निष्पादित संपत्ति बोल सकते हैं, जो पैसा बैंक को वसूल होने वाला नहीं है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि एनपीए का मतलब होता है कि ऐसा पैसा लोन का जो बैंक को वापस नहीं मिलता है। अब ये एनपीए के टाइप बनाए गए हैं क्यों, और ये टाइप बनाने का जो काम किया है वो किसने किया है, आरबीआई ने किया है। किसने किया है, आरबीआई। आरबीआई मतलब क्या, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हमारे लोन को क्या किया है, क्लासिफाई किया है और बताया है एनपीएस के कुछ कैटेगरीज बताया है जो हमारे पास क्या है, गिवन है। तो एनपीएस की हम कुछ डिटेल्स क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं जो आरबीआई के गाइडलाइन ने हमें बताया है। तो पहला जो होता है एनपीए होता है स्टैंडर्ड असेट्स, आपकी सब स्टैंडर्ड असेट्स। क्या होता है सब स्टैंडर्ड असेट्स, तो अगर व्हेन ए लोन अकाउंट रिमेन एन एनपीए फॉर पीरियड ऑफ 90 डेज, अगर कोई एनपीए अकाउंट है जहां 90 दिन तक क्या नहीं हुआ है, पेमेंट नहीं हुआ है, तो उसे क्या कहा जाएगा, सब स्टैंडर्ड असेट्स कहा जाएगा। मतलब जब कोई इंसान क्या करता है, कोई लोन लेता है, कोई ऋण खाता खोलता है यानी लोन लेता है और 90 दिन तक पैसा नहीं देता है, तो उसे क्या कहा जाता है, एनपीए कहा जाएगा। और वो एनपीए को क्या कहेंगे अपन, जो एनपीए होगा उसे क्या कहा जाएगा, सब स्टैंडर्ड असेट्स, जिसे हम घटिया संपत्ति के रूप में जानते हैं। बैंक इसको घटिया संपत्ति कहती है सब स्टैंडर्ड असेट्स के नाम से, अगर 90 दिन के अंदर पेमेंट ना हो तो। दूसरा जो वर्ड है हमारे पास, जो एनपीए का सेकंड टाइप होता है, वो होता है कि अगर आपका एनपीए मतलब जो बैंकों का एनपीए है वो कंटिन्यू कितने मंथ तक क्या है, 12 महीने तक है या उससे ज्यादा है, मतलब करीबन 1 साल से क्या है ज्यादा एनपीए है, तो उसको क्या माना जाता है, डाउटफुल असेट्स माना जाता है। मतलब किसी ने लोन लिया है और उसने 12 महीने तक यानी 1 साल से ज्यादा के समय हो चुका है और उसने पेमेंट नहीं किया है, तो ऐसे समय उस एनपीए को कहा जाता है संगित संपत्ति, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं डाउटफुल असेट्स। मतलब इसका मतलब ये कि 1 साल तक और पेमेंट नहीं किया है तो बैंक वाले भी मानना चालू करते हैं कि वो आगे चल के पेमेंट करने वाला नहीं है, तो वो होता है आपका डाउटफुल असेट्स। और लास्ट होता है लॉस ऑफ असेट्स या लॉस असेट्स। तो सिंपल बात, जब बैंक वालों को ऐसा लगने लगता है कि अब पैसा मिलने वाला नहीं है, तो उस समय उसको क्या कहा जाता है, हानि परिसंपत्तियां कहा जाता है, मतलब लॉस असेट्स कहा जाता है, क्योंकि उससे पैसा मिलने की कोई संभावना नहीं होती। मतलब बैंक वही बोलता है कि अगर पैसा वसूल करने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं रहती, एक कोई चांसेस नहीं रहते, तो उस समय उसको क्या कहा जाता है, लॉस ऑफ असेट्स कहा जाता है। अगर इसको मुझे सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाना हुआ, अगर आप लेमैन लैंग्वेज में समझना चाहते हो तो आप ऐसे समझो कि अगर कोई 90 दिन तक पेमेंट नहीं करता तो उसे आप क्या कहो, सब स्टैंडर्ड असेट्स को क्या कहो आप, सब स्टैंडर्ड असेट्स कहो। 90 दिन तक के लिए सब स्टैंडर्ड असेट्स। अगर कोई इंसान 12 महीने यानी 1 साल या तो फिर 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए लोन का पेमेंट नहीं करता, लोन का मतलब एनपीए का पेमेंट नहीं करता, तो उसे क्या कहा जाएगा, डाउटफुल असेट्स कहा जाएगा। और लास्ट जो टर्म है वो ये है कि अगर बैंक को लगता है कि कोई पर्सन बैंक का पेमेंट नहीं कर सकता, वो एनपीए नहीं बनेगा, नहीं मिलेगा, तो उस समय उस असेट्स को क्या कहा जाता है, लॉस असेट्स कहा जाता है। मतलब ये पूरा 100% ऐसा होता है कि यहाँ पे आपको पैसा मिलने वाला नहीं है। ऊपर वाले डाउटफुल केस होते हैं, यहाँ पे कभी कभी एनपीए बैंकों को मिल भी जाता है। सो ऐसा हमारे आरबीआई ने हमें क्लासिफिकेशन करके दिया है किसका, एनपीए का। तो 3 तरीके के एनपीए होते हैं, अगेन बता दूं, 90 दिन तक जो एनपीए नहीं मिला ऐसे असेट्स को क्या कहा जाएगा, सबस्टैंडर्ड असेट्स। 1 साल से ज्यादा वालों को कहा जाएगा डाउटफुल असेट्स। और जब बैंकों को ऐसा लगता है, बहुत कम चांसेस होता है कि मिलने वाला ही नहीं है, ऐसा लगता है और बैंक को लगता है पैसा डूब गया है, तो ऐसे असेट्स को कहा जाता है लॉस असेट्स। तो हमने 2 चीज सीखे, एनपीए यानी क्या होता है और एनपीए के टाइप क्या होते हैं। फिर अभी हम देखते हैं कि अगर एनपीए हो जाता है तो एनपीए का बैंकों के ऊपर इंपैक्ट क्या आता है, क्योंकि अगर बैंकों में एनपीए होता है तो एनपीए का कोई ना कोई इंपैक्ट तो बैंकों पर आता ही होगा। तो हम इसके प्रभाव के बारे में बात करते हैं। तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, तो सीधा सीधा उसका प्रभाव प्रॉफिटेबिलिटी पर पड़ेगा। उसका जो उसकी लाभप्रदता होंगी, मतलब लाभ कमाने की जो क्षमता होंगी, वो बैंकों की क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, रिड्यूस हो जाएंगी। क्योंकि आपको जो बैंकों का मेन इनकम का सोर्स जो होता है वो क्या होता है, जो आय होती है बैंकों की होती है ब्याज,
और एनपीए में क्या होता है, तो जो लोन होता है, लोन लेने वाला इंसान जिसे हम बोरोवर करते हैं, जैसे हमारा राम था जिसने लोन लिया था, ये इसके ऊपर ब्याज देना ही बंद कर देता है, तो बैंक की इनकम क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो एनपीए का पहला जो प्रभाव पड़ता है बैंकों के ऊपर, वो ब्याज की आय क्या हो जाती है, या तो बंद हो जाती है या तो क्या हो जाती है, घट जाती है, मतलब प्रॉफिट्स क्या हो जाती है बैंक के, कम हो जाते हैं। दूसरा जो प्रभाव पड़ता है वो ये होता है कि कंपनी की कैपिटल एडिक्विटी आ जाती है, मतलब पूंजी की पर्याप्तता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्यों ऐसा होता है, तो सिंपल बात है, जब बैंक क्या करती है, किसी को उधार देती है और वो पैसा बैंकों को वापस मिले ही ना, तो बैंक पूंजी कहां से बनाएंगे, मतलब वो पैसा क्या होता है, बैंक में रोटेशन काम कैसे चलता है। जैसे राम को हमने पैसा उधार दिए है, जैसे ये बैंक ले लो और राम को हमने पैसा उधार दिए, तो राम क्या करता है, अपना लोन थोड़ा सा जमा करता है, फिर वही लोन बैंक क्या करती है, लोन का जो पैसा जमा हुआ है वो किसी श्याम नाम के पर्सन को देंगी, और फिर जब ये श्याम पैसा, इस लोन का पैसा बैंक में जमा करेगा, तो सीता गीता नाम के किसी पर्सन को बैंक क्या कर देंगी, वही पैसा वापस दे देंगी। लेकिन अगर ये लोन का पैसा, ब्याज का पैसा मिलना ही बंद हो जाए बैंक का, तो बैंक की कैपिटल क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। तो वही होता है, पूंजी की पर्याप्तता क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है या कम हो जाती है, ऐसा आप समझिए। तीसरी चीज, कंपनी की तरलता, बैंकों की तरलता कम हो जाती है, बैंक के पास उतना कैश नहीं रह पाता। उतना कैश नहीं रह पाता का मतलब क्या है, तो बैंक को चलाने के लिए जो पैसा चाहिए होता है वो लिक्विड फॉर्म में चाहिए होता है, कैश में चाहिए होता है, लेकिन बैंकों के पास जो फंड हो जाते हैं वो रुक जाते हैं, स्टक हो जाते हैं। स्टक हो जाना मतलब रुक जाना, पैसा ही नहीं आता, बैंक का पैसा फंस जाता है। जब बैंक का पैसा फंस जाएगा तो बैंक में तरलता कहां से मिलेगी, लिक्विडिटी कहां से आएंगी। लिक्विडिटी का मतलब किससे होता है मैं आपको समझा दूं। अगर बैंक के पास पैसा कैश में है, बैंक के पास बहुत सारा कैश है, तो उसको कहा जाएगा बैंक के पास लिक्विडिटी है, मतलब पैसे का कैश में होना लिक्विडिटी कहलाता है। तो जब पैसा रुका हुआ है, कोई पेमेंट नहीं कर रहा है, एनपीए बढ़ जाएंगे, तो बैंक की लिक्विडिटी क्या हो जाती है, अपने आप कम हो जाती है, क्योंकि बैंक, यही लिखा है, एनपीए के संचय से बैंक की तरलता की स्थिति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। बैंकों के पास पैसा नहीं होता, क्योंकि पैसा कहां हो जाता है, जो गैर निष्पादित ऋणों में पैसा क्या होता है, फंस चुका होता है। जैसे बैंक ने 1 लाख रुपए का लोन राम को दिया था हमारे एग्जाम्पल में, तो अगर राम ने लोन चुकाया ही नहीं तो बैंक के पास 1 लाख रुपए आएंगे क्या। और राम जैसे इस दुनिया में कितने सारे ऐसे लोग होंगे जो बैंक का पैसा, लोन का पैसा चुकाते नहीं है। तो इससे क्या हो जाता है, बैंक की लिक्विडिटी कम हो जाती है, मतलब बैंक के पास आने वाला पैसा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। फिर इसका नेक्स्ट इंपैक्ट जो होता है वो होता है क्रेडिट अवेलेबिलिटी। अगर पैसा ही नहीं आया है बैंक के पास, तो बैंक किसी को लोन दे ही नहीं सकती, क्योंकि मैंने आपको वही समझाया था अभी थोड़ी देर पहले कि अगर बैंक क्या करती है, अगर किसी ने लोन दिया है, किसी को लोन दिया है, तो वो लोन का पैसा जब चुकाता है, ये दिखाया मैंने आपको, बैंक किसी ने राम को लोन दिया, तो राम जब लोन चुकाएगा वही लोन बन के किसको देते हैं, श्याम को देते हैं। जब यही लोन का पैसा, श्याम लोन का पैसा बैंक को देगा, वही किसी सीता गीता को दिया जाएगा। मतलब बोलने का मतलब ये है कि बैंक क्या करती है, लोन को घुमाती है, इसका पैसा उसको, उसका पैसा उसको देने का काम करती है। जैसे मैं आपको बैंक का काम भी समझा देता हूँ छोटा सा। बैंक क्या करती है, जैसे हम जैसे लोग क्या करते हैं, बैंक में जाके डिपॉजिट करते हैं, फिर वही डिपॉजिट का पैसा किसको देती है, जिन लोगों को पैसे की जरूरत होती है उनको लोन के नाम से देती है, और ये काम करते रहती है। जब लोन का पैसा बैंक को मिल जाता है, तो वही पैसा, लोन का पैसा किसी और को पैसा दे देती है एज अ लोन। तो मतलब बैंक का पैसा अगर बैंक को वापस ही नहीं मिल रहा है, तो आप मुझे बताओ क्या बैंक लोन दे पाएंगे किसी को। और जब बैंक का एनपीए बहुत हाई हो जाता है, एनपीए हाई हो जाता है मतलब बैंकों का एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, मतलब लोन ना चुकाने वाले लोगों की क्षमता अगर बढ़ जाती है, तो बैंक बड़ी सतर्क हो जाती है। सतर्क हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि अब लोग क्या देने वाले हैं, पैसा देने वाले ही नहीं है। इसलिए बैंक क्या करती है, व्यवसाय को लोन देना थोड़ा सा कम कर देती है, डर की वजह से। उनको लगता है कि अभी पैसा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो क्रेडिट अवेलेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, उधार देना बैंक थोड़ा कम कर देती है एनपीए के डर से। तो याद रखना कि एनपीए का मतलब क्या होता है, पैसा डुबाने वालों में से होता है। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़े हैं अभी तक। तो एनपीए का हम मतलब हमने समझे है कि अगर कोई इंसान पैसा देने में, 90 दिन के अंदर पैसा देने में अगर असमर्थ पाया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, एनपीए कहा जाता है। हमने बाद में क्या समझे, एनपीए के हमने क्लासिफिकेशन किए। हमने बोले एनपीए का मतलब क्या होगा कि अगर कोई इंसान
90 दिन के अंदर असेट्स का पैसा नहीं देगा तो उस असेट्स को हम क्या बोलेंगे, सबस्टैंडर्ड एसेट कहेंगे। 1 साल हो जाएगा तो उसको हम डाउटफुल कहेंगे। और जब बैंक को लगता है कि कोई चांस ही नहीं है पैसा मिलने का, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो उसे क्या कहा जाएगा, लॉस ऑफ असेट्स। फिर हमने बोले इसका इंपैक्ट क्या होता है, तो कंपनी का प्रॉफिट्स कम हो जाता है, मतलब बैंकों का प्रॉफिट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उसके बाद कैपिटल क्या हो जाती है, बैंकों की कम हो जाती है, क्योंकि पैसा एक जगह क्या हो जाता है, फंस जाता है। उसके बाद हमने बोले लिक्विडिटी कम हो जाती है, क्योंकि बैंक के पास टाइम टू टाइम पैसा नहीं आता, मतलब बैंक के पास कैश नहीं हो पाता, मतलब लिक्विडिटी कम हो जाती है। और हमने एक और चीज समझे, क्रेडिट अवेलेबिलिटी। तो जब एनपीए बढ़ते हैं तो बैंक वाले थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना चालू कर देते हैं, कॉन्शियस हो जाते हैं कि अब थोड़ा सतर्क कह के देंगे लोगों को, लोग इससे क्रेडिट अवेलेबिलिटी क्या हो जाती है, थोड़ी सी कम हो जाती है। तो ये हो गए इसके प्रभाव। अब प्रभाव ये हो गए, पर अब ये तो रीजन तो पता होना चाहिए कि एनपीए बढ़ता क्यों है, क्यों लोग पैसा नहीं देते हैं, उसका रीजन क्या है। तो पहला है हमारा रीजन जो है वो है हमारा इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से भी क्या होते हैं, एनपीए क्रिएट होते हैं। जैसे इकोनॉमिक डाउन आ गया, मतलब मंदी आ गई, रिसेशन मतलब मंदी आ गई, इंडस्ट्री की स्पेसिफिक इश्यूज है, किसी उद्योग है जिसका कोई इशू है, और कोई पॉलिसी चेंज इन, अगर कोई पॉलिसी क्या हुई है, चेंज हुई है, तो आपके एनपीएस क्या होने चालू हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। मतलब बात ऐसे समझो आप, क्यों एनपीए कौन लेगा नॉर्मली, मतलब लोन कौन लेता है, तो बिजनेस वाला लोन लेता है। अगर किसी बिजनेस वाले ने क्या लिया है, लोन लिया है, सो अगर उसने लोन लिया है तो वो क्या करेगा, थोड़ा सा पैसा बैंक को चुकाने लग जाता है। लेकिन अगर लोन कब चुकाएगा बिजनेस वाला, जब उसका बिजनेस अच्छा चलेगा। तो अगर मान के चलो पूरी इकोनॉमी में मंदी है, आर्थिक मंदी है, या फिर उस बिजनेस में प्रॉब्लम चल रहे हैं, या फिर कोई उन्होंने नई नीति बनाए हैं जिससे कि बिजनेस क्या हो गया है, लॉस में चला गया, इन सब चीजों से बिजनेस लॉस में चला जाता है। तो अगर लॉस में चला गया तो लोन कहां से चुकाएगा बैंक का। तो अगर इकोनॉमिक फैक्टर ऐसे होते हैं जो एनपीए को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, क्योंकि मंदी की वजह से या बिजनेस में कोई इश्यू से क्या हो जाता है, बिजनेस में लॉसेस आ जाते हैं, कंपनी का प्रॉफिट्स कम हो जाता है, इसलिए एनपीए क्या हो जाते हैं, क्रिएट हो जाते हैं। दूसरा जो हमारा रीजन है, मेन रीजन, खराब क्रेडिट मूल्यांकन। बैंक वाले क्या करते हैं, नॉर्मली बिना उस इंसान की आय जाने, उसकी क्षमता को जाने उसको लोन दे देते हैं। और कोई इंसान अगर लोन चुकाने लायक ही नहीं है तो उसको लोन देना ही क्यों। तो बैंक का जो क्रेडिट मूल्यांकन होता है वो खराब होता है, और वो किसी को भी लोन देते हैं, और किसी को भी लोन देंगे और लोन नहीं चुकाएगा तो एनपीए अपने आप क्या हो जाएंगे, हमारी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। तो एक सेकंड रीजन जो होता है वो क्या होता है, खराब क्रेडिट मूल्यांकन। तो जब भी बैंक को लोन देना चाहिए तो उसकी आय और उसके पुनर्भुगतान की क्षमता, मतलब क्या वो इंसान उसका पेमेंट कर सकता है या नहीं कर सकता, उसको देखकर ही, उसकी कैपेसिटी को देखकर ही बैंक ने क्या देना चाहिए, लोन देना चाहिए। लेकिन बैंक वाले ऐसे नहीं करते। बैंक वाले क्या करते हैं, उसकी क्रेडिट क्षमता को बिना जाने, वो कितना कमाता है, उसकी वो क्या रिपेमेंट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, और क्या उसके पास कोई गिरवी संपत्ति है क्या, कोई मॉर्गेज है क्या, कोलैटरल है क्या, ये सब चीजों को बिना जाने क्या कर देते हैं, बैंक लोन दे देते हैं। तो इसकी वजह से एनपीए क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। फिर तीसरा जो रीजन है एनपीए के बढ़ने का वो है इरादातन चूक। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं विलफुल डिफॉल्ट करते हैं, मतलब लोगों के पास पैसा तो होता है, मतलब जो बोरोवर है, बोरोवर का मतलब होता है जो इसने ऋण लिया है, ऋणी जिसने ऋण लिया है वो क्या करता है, जानबूझकर, जिसने उधार लिया है, उधार करता जानबूझकर बैंक का पैसा ही क्या नहीं करता, चुकाता ही नहीं है जानबूझकर, तो उसे क्या कहा जाएगा, विलफुल डिफॉल्ट। तो अगर किसी को पैसा चुकाएगा ही नहीं और बैंक का एनपीए क्या हो जाएगा, उससे बढ़ जाएगा। क्योंकि अगर जब तक लोन का रिपेमेंट ना करे तो एनपीए क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्योंकि एनपीए का मतलब ही क्या होता है कि अगर कोई इंसान बैंक को पैसा ना चुकाए, लोन का पैसा ना दे, इंटरेस्ट ना दे, तो वो होता है हमारा एनपीए। तो जानबूझकर भी एनपीए बढ़ाते हैं लोग, मतलब पैसा ही नहीं देते, तो इससे एनपीए बैंकों का क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जो चौथी चीज है वो क्या है, अपरैप्ट कोलैटरल, इनएडिक्वेट कोलैटरल। मतलब क्या होता है, कोलैटरल का मतलब आप समझो कि गिरवी संपत्ति, क्योंकि जब भी आप लोन लेने जाते हो तो क्या होता है, गिरवी रखा जाता है कुछ ना कुछ संपत्ति, तो उसे कोलैटरल कहा जाता है इसको। तो अब इसमें क्या होता है, लोग जब बैंक लोन लेने जाते हैं, लोग, तो जैसे कि मान के चलो हमारा राम लोन लेने गया और राम को लोन चाहिए था लाख रुपए का, 10 लाख रुपए का, और राम की जो जमीन थी ना वो गिरवी रखा, उसने कोलैटरल रखा जो 5 लाख की थी, और राम ने लोन कितने का ले लिया, 10 लाख। गिरवी कितनी की प्रॉपर्टी रखा है इसने, कोलैटरल कितने का रखा है, जमीन 5 लाख का, और लोन कितने का है इसका, 10 लाख का। तो
तो अगर राम लोन ना चुकाए तो राम का कितने जाएगा, उसकी जमीन जाएंगी 5 लाख की। लेकिन बैंक वालों ने क्या किए हैं, 10 लाख का लोन दिए हैं। मतलब बैंक आज भी अगर उसकी जमीन ले लेती है बैंक, तो उसको बैंक को 5 लाख का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, मतलब 5 लाख का एनपीए हो रहा है। तो ये चीजें होती है कि कोलैटरल जब रखा जाता है तो ऋण की राशि को देखकर ही कोलैटरल रखना चाहिए। अगर ऐसा कोलैटरल रखा गया जो लोन ज्यादा हो और गिरवी रखी गई प्रॉपर्टी कम हुई, तो उससे भी आपका एनपीए क्या हो जाता है, बैंकों का बढ़ जाता है। आई होप सो आपको ये भी चीज समझ में आ गई होंगी। तो हम लास्ट बात करते हैं कि अगर एनपीए बढ़ता है, एनपीए से प्रभाव होते हैं, तो ये कारण है, ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया। तो अब इसको कम करने के कुछ ना कुछ उपाय होंगे ही होंगे, तो वो हम उपाय भी जान लेते हैं कि इसको कम करने के क्या क्या उपाय हमारे पास क्या क्या मैनेजमेंट है एनपीए को करने का। तो लोन रिकंस्ट्रक्ट करनी चाहिए। अगर कोई इंसान, जैसे मैंने राम को लोन दिए थे कितने रुपए का, 1 लाख का, और राम ये लोन नहीं चुका रहा है, मतलब ये एनपीए हो चुका है, तो क्या करना चाहिए, लोन का रिकंस्ट्रक्शन करना चाहिए। मतलब सीधा सीधा इससे जाके, राम से जाके हमें बोलना चाहिए कि तुम्हें क्या जो भी हम मदद कर सकते हैं, हम वो मदद करने के लिए क्या है, आपको तैयार है, बस आप हमारा बकाया क्या कर दो, चुका दो। जैसे कि क्या कर देना, इससे पहले तो बातचीत करनी चाहिए राम से, और उसके जो लोन की शर्तें होंगी, जो लोन के टर्म्स होंगे, उनको क्या कर देना चाहिए, थोड़ा सा बदल देना चाहिए। रीपेमेंट का जो भी पीरियड होगा, मतलब पूरा भुगतान की अवधि होगी, जैसे हमने इसको राम को बोले होंगे तुम 3 साल बाद पेमेंट करना, और राम ने 3 साल पेमेंट नहीं किया, तो इसकी अवधि को क्या कर देना चाहिए, बढ़ा देना चाहिए। बोलना चाहिए तुम 3 साल में नहीं बल्कि कितने साल में कर दो, 5 साल में कर दो। फिर क्या करना चाहिए, या तो ब्याज की दरों में बदलाव कर दो। अगर आपने राम को मान के चलो 12% इंटरेस्ट के ऊपर ब्याज दिए होंगे और 12% पे ब्याज नहीं दे सकता, तो बैंक वालों ने क्या करना चाहिए, इस रेट को कितना कर देना चाहिए, 8% करना देना चाहिए, ताकि मतलब कुछ भी कर देना चाहिए, मतलब कम कर देना चाहिए। तो इससे कि क्या हो सके, राम अपना ड्यू जो है उसका रीपेमेंट कर सके, रीपे कर सके। ऐसे कुछ बदलाव करने चाहिए जिससे कि आपका एनपीए क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब ऐसे काम बैंक करती है अपने एनपीए को कम करने के लिए। फिर इसका रिकवरी का मैकेनिज्म बनाना चाहिए, मतलब वसूली का एक तंत्र होना चाहिए। अगर कोई इंसान बैंक का लोन नहीं लेता है, मतलब वापस नहीं चुकाता है, मतलब बैंक को उसकी रिकवरी नहीं हो पाती है, तो बैंक ने उसके ऊपर लीगल एक्शन लेना चाहिए, उसके असेट्स को सीज करना चाहिए, मतलब उसकी संपत्ति को जब्ती करना चाहिए, और रिकवरी के लिए अपने बैंक के एजेंट को भेजना चाहिए वसूली के लिए, ताकि वो क्या कर सके, लोन का पैसा उनसे वसूल कर सके। मतलब ये रिकवरी का मैकेनिज्म बैंक बनाती है और इस तरीके से एनपीए को वसूल कर लेती है। फिर एनपीए में एक और होता है डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। तो ये डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल क्या होता है, जिसे हम ऋण वसूली प्राधिकरण कहते हैं। तो एक कानूनी निकाय है जो, अगर कोई केस हुआ वसूली को लेकर, तो वो केस कौन सॉल्व करता है आपका, ये डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल सॉल्व करता है, जिसे हम क्या बुलाते हैं शॉर्ट में, डीआरटी। मतलब जैसे कि मान के चलो मैंने एक लोन लिया हूं और बैंक वालों के साथ मेरा कोई झगड़ा हो गया और मैं यार रीपेमेंट करने के लिए कोई बहस कर रहा हूं, तो बैंक वाले मेरे ऊपर केस भी कर सकते हैं। तो एक लीगल बॉडी होंगी जो रिकवरी के मामले को, एनपीए की रिकवरी के मामले को क्या करती है, हैंडल करती है। एक लीगलाइज क्या है, बॉडी है, जो एनपीए के केस में अगर लोन कोई रीपेमेंट नहीं कर पाता है, कोई इशू है, तो इस वाले डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल में ये काम किया जाता है। और सबसे जाना पहचाना नाम जो बड़ा न्यूज में चल रहा था अभी कुछ साल पहले या 1 साल पहले, वो था आपका असेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। असेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज ऐसी कंपनीज होती है जो एनपीए को खरीदती है बैंकों से, और भी डिस्काउंटेड रेट पर। ठीक है, कैसे, तो मैं आपको समझाता हूं एक एग्जांपल से। मान के चलिए हमारा राम था, इसने 1 लाख का लोन लिया था, और मान के चलो राम का घर थोड़ा सा सस्ता बना देता हूं। राम 1 लाख रुपए का घर होता तो नहीं है, लेकिन राम का घर था 1 लाख का, और राम ने 1 लाख का पेमेंट नहीं किया, बार बार बैंक के बताने पर भी नहीं किया, तो क्या होगा, जो बैंक होंगी इस घर का ऑक्शन कराएंगे, मतलब इस घर की क्या कराएंगी, नीलामी कराएंगे। हाँ, अच्छा खासा टाइम पीरियड रहेगा, मतलब जैसे बैंक ने इसको 5 साल का टाइम दिया होगा लोन चुकाने के लिए, 5-6 साल से इसने लोन नहीं चुकाया, तो बैंक 2-3 साल बाद इसका ऑक्शन कराएंगे, नीलामी कराएंगे। और ये जो असेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज होंगी, ये क्या करेंगे, इंस्टीट्यूशन क्या करेंगे, इस घर को खरीद लेंगे। 1 लाख रुपए का घर होगा ना, तो ये लोग क्या करेंगे, इसको 70,000 80,000 रुपए में, मतलब इस वाले प्राइस से कम में क्या कर लेते हैं, खरीद लेते हैं। तो इसे ऐसे कंपनीज को क्या कहा जाता है, असेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। इंस्टीट्यूशन दैट परचेज द एनपीएस फ्रॉम द बैंक, ऐसी इंस्टीट्यूशंस जो बैंक से क्या खरीदती है, उनकी
एनपीएस खरीदती है, वो भी कौन से रेट पर, डिस्काउंट के रेट पर, एंड अटेम्प्ट टू रिकवर देम, और वो ट्राई करती है कि उसका पुनः भुगतान हो पाए। तो ये चीज याद रखना कि लोन को डिस्काउंट रेट पर जो इंस्टीट्यूशन खरीदती है, जैसे आप एक बात ऐसे याद रखो, मैं यहाँ पे लिख के देता कि अगर बैंक का कोई एनपीए है, बैंक के एनपीए को अगर कोई कंपनी खरीद रही है, बैंक के एनपीए को कोई कंपनी क्या कर रही है, खरीद रही है, या कोई इंस्टीट्यूशन खरीद रही है, तो इसी इंस्टीट्यूशन को क्या कहा जाता है, आपका क्या कहा जाता है, तो आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है ARC, जिसको हम क्या बुलाते हैं, असेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। ठीक है, जैसे आपके यहाँ ये लिखा है असेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। आई होप सो ये आपको समझ में आ गया। और लास्ट मैनेजमेंट क्या कर सकती है, जो एनपीए को रोकने के लिए जो लास्ट उपाय ये है कि आरबीआई कुछ ऐसे गाइडलाइंस बनाए जो बैंकों को बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़े, ताकि वो एनपीए को क्या कर सके, इफेक्टिवली क्या कर सके, रेगुलेट कर सके और मैनेज कर सके, जिससे कि बैंक का जो लोन का पैसा है वो ना डूबे और हमारा एनपीए ना बढ़े। तो इस वीडियो में मैंने आपको क्या क्या समझाया, तो जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको इस वीडियो में एनपीए का पूरा मतलब समझाऊंगा, उसका रीजन समझाऊंगा कि एनपीए क्यों होता है, उसका प्रभाव बता दिया और एनपीए को रोकने के उपाय बता दिया। अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बात करूं तो ये क्वेश्चन हर जगह आता है, चाहे बीकॉम वाले बच्चे हो, सीए वाले बच्चे हो, कॉमर्स वाले बच्चे हो, वहां पे बड़ा बड़ा क्वेश्चन इससे पूछता है। और एक कॉमन पर्सन अगर आप हो तो कॉमन पर्सन को भी पता होना चाहिए कि एनपीए यानी क्या होता है। तो एक लाइन में अगर कहा जाए एनपीए का मतलब क्या होता है, तो अगर कोई इंसान 90 दिन के अंदर या तो इंटरेस्ट या इंटरेस्ट के ब्याज का पेमेंट नहीं कर पाता है तो उसे क्या कहा जाएगा, एनपीए कहा जाएगा। कोई भी अगर आपका डाउट है फिर भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम इस डाउट का क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे डेफिनेटली। इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।